बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी बच्चों का अभ्युदय अकेडमी क्लासेस में। हम लोगों ने कहाँ पढ़ा थे? मेंडल्स के नियम पढ़ रहे थे, है ना। पहला मेंडल्स का नियम हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या था नियम हमारा? कि कौन सा? प्रभाविता का नियम हमने पढ़ा था और उसको मैंने कंप्लीटली आपको समझा दिया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब बच्चों के ये सवाल तो आए ही नहीं कि बेटा ये मैम ये उन्होंने, है ना, जब मेंडल साहब थे हमारे, उन्होंने ABCD, भाई वो बहुत ही बड़े क्या थे? गणितज्ञ थे, है ना, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ये लेटर्स क्यों चुने? TT अल्फाबेट्स क्यों चुने? क्वेश्चन इज अल्फाबेट्स क्यों चुने? अल्फाबेट्स क्यों चुने? सोचो, क्वेश्चन मार्क है, अल्फाबेट्स क्यों चुने? तो अब देखो, वो तो मैथमेटिशियन है, उनको तो सब ये याद आता है, A² B² करके उनको सब। अब देखो हम लोग को तो मैथ ज़्यादा बच्चों को आती नहीं होगी, है ना, मतलब आती है ऐसा नहीं है, लेकिन उस मात्रा में उन्होंने क्या सोचा कि ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको समझाने के लिए हम लोग क्या करें, कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर ले और इसको अच्छे से डीपली बच्चों को समझा दिया जाए। इसलिए इसको आसान बनाने के लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होने लग गया। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स, अब TT और TT इन सब का मतलब क्या है मैंने कल नहीं बताया था। इसको बोलते हैं आपको समयुग्मकी। क्या है? समयुग्मकी। और इसको क्या बोलते हैं? विषमयुग्मकी। ठीक है, युग्मक जानते ही हो, मैंने पढ़ाया है इसके पहले वाले चैप्टर में। तो समयुग्मकी, जहाँ पे भी ये दोनों बराबर दिखेंगे, है ना, कैपिटल T इज इक्वल टू समयुग्मकी और स्मॉल t इज इक्वल टू क्या होगा? विषमयुग्मकी। इतनी बातें क्लियर? अब हम लोग मेंडल्स का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, जो कि क्या है? वियोजन एवं पृथक्करण। वियोजन या तो पृथक्करण का नियम। एक बार इसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं फिर उसको अच्छे से समझाती हूँ, है ना। इसके और भी नाम होते हैं, तो मैं खुद से लेके बताऊँ। चलो, वियोजक या फिर पृथक्करण, ऐसा समझो। पृथक्करण मतलब समझ लोगे, पार्ट्स में इसको डिवाइड करना, तोड़ना, है ना। या फिर इसका एक और नाम है शुद्धता का नियम। इसका एक और नाम है शुद्धता का नियम। इसको वियोजन नियम भी कहते हैं, मतलब वियोजन का नियम, या फिर पृथक्करण का नियम, या तो शुद्धता का नियम। याद रहेगी तीन बातें, इनकी तीनों याद रखना भाई। इसमें है, अगर इन जैसे कि TT और TT, इनको जब तोड़ा जाएगा ना तो ये शुद्ध होंगे, है ना, इनमें कुछ मिक्सिंग नहीं होगी, ये शुद्ध होंगे, इसीलिए ये शुद्धता का नियम में आते हैं। क्या? युग्मकों के निर्माण के समय लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले कारक स्वतंत्र होकर युग्मकों की रचना मतलब युग्मों में जाते हैं। मतलब कि ये स्वतंत्र होकर करते हैं अपना काम, मतलब स्वतंत्र होकर अपनी लक्षण को दर्शाएंगे, लक्षण को दिखाएंगे। ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते कि इधर का ले ले उधर का ले ले, है ना। तो इनमें एक बात को तो क्लियर है कि स्वतंत्र है, तो ये ऐसा नहीं है, ये शुद्ध ही अपना ही शुद्धता को दर्शाएंगे, शुद्धता बताएंगे। अब क्या है? जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जोड़े में से एक कारक युग्मक में जाता है। ठीक है, अभी इसको बताती हूँ। चलो, दोनों के साथ नहीं जाता है, मतलब इसमें से अगर जाएगा तो एक के साथ ही जाएगा, दोनों के साथ ही नहीं जाएगा, दोनों अलग अलग है ना। जो युग्मक बनता है वह क्या है? स्वतंत्र शुद्ध होता है ना। वो क्या होता है? स्वतंत्र शुद्ध। अभी मैंने बताया आपको, ये वियोजन है, पृथक्करण है और शुद्धता का भी नियम है ना। इसको शुद्धता का भी नियम इसीलिए हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए चलो अब हम लोग पहले इसको बनाते हैं, है ना। बनाएंगे तो हमें क्या हो गया? समझ आएगी, है ना। ब्लैंक पेज लेते हैं। चलो मेरे साथ शुरू हो जाओ। क्या पढ़ रहे थे हम? हमारा दूसरा नियम पढ़ रहे थे, कौन सा? वियोजन, है ना। क्या है? वियोजन या फिर पृथक्करण। ठीक है, वियोजन या फिर पृथक्करण या फिर शुद्धता का ठीक, इतनी बात आप सभी को क्लियर? इनके तीन नाम है, तीनों नाम आपको क्लियर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ले लेते हैं जनक। जनक है, क्या जनक में ले रहे हैं भाई? TT और ETT। ठीक, दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है, बोलोगे जाग के लिए यूज कर लेते हैं, है ना। अब इसको जब पृथक करेंगे, इसको जब बांटेंगे
तो ये कैसे बढ़ जाएगा, ऐसे बटेगा, स्मॉल टी है ना, स्मॉल टी है, कंफ्यूज नहीं होना। लेटर ये क्या है, स्मॉल लेटर तो नहीं है, सॉरी ये स्मॉल लेटर, ये बिग लेटर, ठीक है। ये स्मॉल लेटर में अब इसको जब हमने तोड़ा तो ये अलग अलग जब हुए तो ये शुद्धता को दर्शा रहे हैं कि ये शुद्ध है ना। अब इसमें युग्मक को अगर हम लेंगे, है ना, यहाँ हम लेते हैं युग्मक को, ठीक। अब ये युग्मक को जब हम लेंगे तो आपको पता है अब यहाँ पे हमें चार्ट बनाना है ना, चार्ट बनाओ। चलो इस चार्ट में आप जब इस चार्ट को बनाओगे ना तो ये बनना बहुत आसान हो जाएगा। अब चलो इसके अंदर फिल करते हैं। कुछ बच्चों को फिलिंग में दिक्कत आ रही होगी, है ना, तो मैं अभी बताती हूँ एकदम सटीक, छोटे में समझो, इसके बाद ही बड़े में समझेंगे। क्या है ये, टी है, ये वाला टी पहले लिख दो, फिर ये वाला टी लिखो, यही है, ये वाला टी पहले लिख दो, फिर ये वाला टी लिखो, फिर इसमें क्या बनेगा, ये वाला टी बिग टी फिर स्मॉल टी, ठीक है, फिर बिग टी और स्मॉल टी। बताओ दिख रहा है कुछ, ये कुछ लग रहा है ये, 1 सेकेंड, दिस इज कैपिटल टी, तभी तो मैं सोचूं कहाँ मिस्टेक हो रही है हमारी, है ना। अब बनेगा, अब बन जाएंगे। चलो अब इसको फिर से कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल टी, अब यहाँ पे बन रहा है 2 रेशियो, मतलब 2 अनुपात, है ना, 2 अनुपात 2 बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यही शुद्धता का नियम को दर्शाता है कि भाई 2 इधर बन रहे हैं और 2 इधर, दोनों सेम है ना, शुद्धता को दर्शाया यहीं पे, समझ आया। इसके जो एक मॉलिक्यूल, जो एक युग्मक है ना, ये जो है ये हाँ अभी क्लियर होगा, ठीक। अब समझ आया, उन्होंने क्या लिया, मतलब अगर पहले तो मटर के पौधे में ले रहे थे एक कोई भी लक्षण ले रहे थे, इसमें अगर हमने एक लंबाई का लक्षण लेते हैं, ये लंबा है ना, अगर ये लंबाई का लेते हैं, है ना, कल मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस इसमें ये सीख लो कि कैसे होता है। मतलब दूसरे नियम में क्या है, शुद्धता का नियम देता है। पहले नियम में क्या दे रहा था कि भाई कोई एक जो जीन था, कोई एक जो फिनोटाइप था, वो क्या होता था, प्रभावित हो रहा था, है ना। और यहाँ पे कोई एक प्रभावित नहीं है, ये शुद्धता है भाई इसमें, है ना, समझ आ गई। हाँ, वियोजन और इसका नियम चलो पढ़ लिया। स्वतंत्रता अपवहन का नियम, ये मेंडल्स का 3rd लॉ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना। मेंडल्स की 3rd लॉ में बेटा हमने क्या पढ़ना है, उसमें हमने बताया ना संतति का उत्पन्न होगा, है ना, मतलब कि उसमें अनुपात होगा, संतति का अनुपात समझ रहे थे ना, 2:2 हो रहा था, फिर ये शुद्धता आ रही थी, समझ ही गए होगे। और ये टी चिक को एलिल कहते हैं, है ना, इसका और भी नाम है एलिल, क्या बोलते हैं, एलिल। अब चलो यहाँ पे स्वतंत्रता एवं अपवहन का हम लोग पढ़ लेते हैं कि बेटा ये क्या है। अगर हम इसको समझना चाहें, चलो लिखा तो है, अगर हम इसमें समझें तो ये पहली बात तो डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मतलब कि इसमें दो विपर्यासी लक्षणों का है ना, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का यहाँ पे हम लोग क्रॉस करवाएंगे, है ना। अब वो 2 जोड़ी कौन कौन से हो सकते हैं, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेंगे, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लक्षणों का नियम, ऐसे लिख लो। ठीक है, समझ आया। अब इसके जनक वनक अब चलो लिखना शुरू करो, जब बनाओगे ना तो अपने आप आने लगेगा। इसमें अगर जनक लेंगे तो पहले मतलब 2 है, आकार ले लेते हैं और रंग ले लेते हैं। चलो ये 2 ले लेते हैं ना, 2 लिए, बीज का आकार, क्या चीज, बीज का आकार, और क्या लिए हैं, बीज का रंग, बीज का आकार ले लेते हैं और बीज का रंग। तो बीज का अगर रंग और आकार दोनों की बात करें तो पीला गोल बीज, क्या होता था, पीला गोल बीज, और हरा झुर्रीदार बीज, हरा झुर्रीदार बीज। ठीक है, हरा झुर्रीदार बीज। अब अगर हम इसके अब
टाइप्स लिखो। वहां पे टीटी से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे आप टीटी से डिनोट इसको नहीं करोगे। इसको किससे डिनोट करेंगे? चलो अब अगर हम इसके युग्मक बनाएंगे बेटा तो क्या बनेगा? ये प्रथम पीढ़ी होगी, है ना, प्रथम पीढ़ी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसकी प्रथम पीढ़ी है ना, F1। प्रथम पीढ़ी में अगर हम इसका युग्मक बनाएं, अगर ये टूटेगा, है ना, चलो इसको तोड़ो, तो कैसे होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, है ना, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बना, ये युग्मक बन रहे हैं, है ना, सेम सेम युग्मक है, सेम सेम युग्मक है। अब इसमें होने के बाद जब पहली पीढ़ी हो जाती है तो इसमें कौन सा प्रभावी है ये भी पूछता है कि पहली पीढ़ी में, मतलब मेंडल्स के तीसरे लॉ में, है ना, पहली पीढ़ी में कौन सी चीज आपको प्रभावी दिखाई पड़ रही है? तो पीला गोल रंग, है ना, पीला गोल बीज, पीला गोल बीज क्या है बेटा? प्रभावी है। समझ आया? इसमें F1 पीढ़ी में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि क्या है, पीला गोल बीज जहां पे प्रभावी हो रहा है, पीला गोल बीज ज्यादा है ना। समझ आया? समझ आया? इतनी बात क्लियर? अब चलो यही चीज को लेकर के चलो आगे बढ़ते हैं। पहली पीढ़ी हो गई, है ना, पहली पीढ़ी। अब भाई इतना करने के बाद जब संकरण हुआ, संकरण भी करवाओ ना यहाँ पे, सॉरी, हाँ चलो, है ना, पीला गोल बीज प्रभावी होगा कब? संकरण के बाद। संकरण के बाद जब इसमें और इसमें क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बनेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो यही बनेगा। सबके साथ अगर करोगे तो यही बनेगा, और यही इसकी प्रथम पीढ़ी में यही आता है। और लक्षण क्या है? प्रभावी लक्षण, है ना, क्या है? बहुत ज्यादा प्रभावी है। बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब चलो अब इसको क्लियर करते हैं और खाली पेज में आते हैं। अब उसके आगे के लक्षण देखो, हमने कहाँ तक बना लिया? हमने यहाँ पे यहाँ तक बनाया, अब आगे भी बनाना है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा स्वपरागण की क्रिया। स्वपरागण होने के बाद इस युग्मक को और भागों में बांटा जाएगा। जब इस युग्मक को और भागों में बांटा जाएगा तो कैसा होगा, है ना। यहाँ पे मान के चलिए दूसरी पीढ़ी आगे, चलो, है ना, दूसरी पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी ले लेते हैं। अब इसको बांट देंगे, ये युग्मक बनेंगे ना, युग्मक, युग्मक जानते हो ना, भूल गए? ठीक है, इसके जो युग्मक होंगे देख लो। पहले तो आर कैपिटल वाई, ठीक है, फिर क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आर और कैपिटल वाई, उसके बाद फिर आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना। इनमें शुद्धता उद्धता दिख रही है। अब इसका पुनीट वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पुनीट वर्ग। अगर हम इसका पुनीट वर्ग बनाएं, बिना इसके चीजें सॉल्व नहीं होंगी, सॉल्व जल्दी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसका पुनीट वर्ग बनाते हैं तो इसको 4 भागों में हमको बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 है हमारे पास। बांट देते हैं, चलो, ठीक, बांट दिया। अब इसको ध्यान से देखो, आर क्या है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, है ना। अब इसको हम लोग लेंगे भी तो ना, इसको यहाँ पे लिखो, इसको यहाँ पे लिखो। चलो लिखना शुरू करो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, चलो, हाँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर हाँ, ठीक है, फिर ऐसे इधर भी साइड होगा। अब इसको फिल करना बहुत मजेदार है ना, बहुत मजेदार है। अब साथ में चलो फिल करते हैं इसको, एकदम अच्छे से फिल करें। दिख रहा है सबको ना? चलो इसको फिल करते हैं। पहली पीढ़ी, यहाँ पे कौन सी क्रिया हुई थी? स्वपरागण की, इसको मत भूलना। युग्मक में अब इसको फिल करो। कैपिटल आर कैपिटल वाई,
बना शुद्ध? हाँ चलो, अब इसके आगे इसके साथ कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल Y, फिर हाँ, फिर क्या है, स्मॉल r है ना, यहाँ पे ले लेंगे कैपिटल R देन स्मॉल r है ना, फिर कैपिटल Y, ठीक है, फिर कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल Y। समझ आया? ये वाला तो फिल हो गया। अब इसके आगे आप लोग भी अपना फिल करते चलो, खुद से फिल करोगे ना बेटा तभी आएगा, और ये पेपर में पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो याद रखना इसको। अभी इसको फिल करते हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, फिर कैपिटल R, स्मॉल y, फिर कैपिटल R, फिर स्मॉल y, कैपिटल Y, ठीक, फिर कैपिटल R, स्मॉल y, ठीक। अब इसको बनाते हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल Y, ठीक, कैपिटल R, हाँ, स्मॉल r, फिर स्मॉल r, कैपिटल Y, फिर क्या बनेगा, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल Y। बन रहा है ना? बनाओ खुद से, बनाओ। फिर क्या है, कैपिटल R, स्मॉल y, और फिर उधर कैपिटल Y, ठीक है, समझाया? ऐसे कैपिटल I। अब क्या है, कैपिटल R, और स्मॉल y, ठीक, और फिर R, स्मॉल r, कैपिटल Y, फिर स्मॉल y। बनाते चलो, है ना? बन गया हमारा डायग्राम बना। अब इसमें ये समझना है बेटा कि इसके फिनोटाइप क्या होंगे, बताओ। मैंने बताया था फिनोटाइप, बताओ फिनोटाइप क्या होंगे। जैसा अगर मैं सामने देखूंगी, कोई भी प्लांट को देखूंगी तो मैं यही कहूंगी ना कि इसकी लंबाई इतनी है, इसको लंबाई लगी है ना, लंबाई लगी है, और लंबा है, पीला है, हरा है, नीला, मतलब जो भी होगा मैं उसको एकदम सादृश्य देख करके बताऊंगी, वही होता है फिनोटाइप, है ना। जो सामने से मैं देख करके बता दूं वो होता है फिनोटाइप। और जीनोटाइप जो लैब में ले जाके उसकी जांच वाच की जाए कि इसके अंदर क्या दूसरे लक्षण भी हैं कि नहीं है ना। सामने से तो मुझे लंबा दिख रहा है, अब उसमें स्मॉल टी के भी लक्षण है, या स्मॉल वाई के भी लक्षण है, या स्मॉल आर के भी लक्षण है, तो ये तो मुझे पता नहीं है ना। तो मैं लैब में अगर टेस्ट करूँगी वो वाला जो पता चलेगा तो वो जीनोटाइप होगा, ठीक है। तो ये फिनोटाइप में कैसे, तो हमें यहाँ पे कैसे 9 अनुपात, मतलब 9:3:3:1 के रूप में मिला, जहाँ पर है ना, जहाँ पर क्या था बेटा, जो 9 थे, डार्क से लिखते हैं, हाँ, यहाँ पर जो 9 थे वो गोल पीले बीज थे, गोल और पीले बीज, है ना, गोल पीले बीज। और यहाँ पे 3 जो थे वो गोल और हरे बीज, गोल और हरा। और यहाँ पे 3 और जो थे वो झुर्रीदार और पीले, और एक जो था वो क्या निकला, झुर्रीदार हरा निकला, झुर्रीदार हरा निकला, है ना। अब इसमें से पहचानो कि कौन से तरह का है ना। पहले तो हम ये 9 गोल पीले बीज को पहले पहचान लेते हैं, नंबर लिख देते हैं, है ना, 9 नंबर ग्रीन से डिनोट करते हैं, चलो, ठीक। पहला, ध्यान से अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो पहला है गोला पीला यहाँ पे दिखेगा, और फिर दूसरा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिखेगा, फिर तीसरा यहाँ पे दिखेगा, चौथा यहाँ पे दिखेगा, और देखो गोला पीला बीज कहाँ दिख रहा है, 5वां आपको ये दिख रहा है, और फिर 6वां आप ये ले लो, फिर 7वां ये ले लो, 8 हो गए, एक और ये वाला, हाँ 9, है ना। ये जो 9 है आपको, ये जो 9 आपको दिख रहे हैं, ये गोले पीले बीज के लक्षण बता रहे हैं, है ना, गोले पीले बीज के लक्षण बता रहा है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, कैपिटल R, कैपिटल Y, फिर कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y,
ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, ये यहाँ पे कैपिटल वाई है, ठीक है। होता है कभी कभी, क्योंकि जल्दी जल्दी इन द सेंस कि भाई इसको बनाने के लिए ना एकदम खाली माइंड और आराम से बैठ के बनाना तो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो ठीक है। उसके बाद हाँ ये भी ठीक है, और फिर आर आर वाई वाई, हाँ ये भी ठीक है, और फिर आर आर वाई वाई, ओके डन। और ये जो है ना ये वाला ये गोला हरा बीज है। तीसरा ये वाला, तीसरा मैं बताती हूँ इसको लाल रंग से। पहला ये निकलेगा है ना, गोला हरा, ये गोला और हरा दर्शा रहा है, ठीक है। और एक ये वाला, ये भी गोला और हरा दर्शा रहा है, गोला और हरा बीज दर्शा रहा है। तीन है ना, तीन दर्शाएंगे। और एक कहाँ है बताओ, ढूंढो। ये रहा, ये सेम टू सेम, एक यही दोनों तो है, सेम दिख रहे हैं ना, सेम दिख रहे हैं। चलो अब एक तो ये वाला तो ये है, ये तो सामने से पता चला है कि झुर्रीदार हरा पौधा है। बाकी के ये जो तीन बचे ना बेटा, ये झुर्रीदार और हरा है। क्या है? झुर्रीदार और हरा है, समझ गए। इसको आप सभी को अच्छे से बनाना है तभी आएगा। इसको बनाओगे ना तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर। अब इसको एक बार ही समझ लो, फिर से समझा देती हूँ कौन सा कहाँ पे है। हमने क्या किया, इनके युग्मकों को एक साथ क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद भाई दो लिए थे ना, है ना। ये क्या है, मैंने बोला था डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं। यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, है ना। क्या लिए थे हम, गोला पीला बीज लिए थे और फिर हरा झुर्रीदार बीज लिए थे, दो बीज लिए थे। अब दोनों के साथ जब क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, जो पहला निकल के आया, ये वाला पहला जो निकल के आया, ये क्रॉस होने के बाद पता चला कि गोल और पीला बीज है। क्या निकलेगा, ये गोल और पीला बीज। और ये कैसा है, ये भी गोल और पीला बीज है, डबल आर। इसमें जो चीज़ प्रभावी है वही चीज़ लिखी हूँ। इसके फिनोटाइप मैंने बता दिए, 9:3:3:1। समझ आया। अब इसका अगर मैं जीनोटाइप पूछूं तो जीनोटाइप निकाल लोगे। जीनोटाइप तुम लोग के लिए होमवर्क। जीनोटाइप इसका बताओ क्या है, जीनोटाइप क्या है। ये भी है, आसान है, जीनोटाइप भी आसान है। चलो जैसे कि पहला तो ये वाला निकाल लो, है ना। भाई मैंने फर्स्ट कल ही बताया था जीनोटाइप कैसे निकाला जाता है ना। मैंने बताया था ना, ऐसे टी और ये टी, है ना, ऐसे ऐसे करके बताया था। 1 टी की मात्रा कितनी थी, 2:2, वो वही वाला है ना। वैसे ही इसमें कैसे निकालना है, इसमें आप सभी के लिए होमवर्क है, ये मुझे कमेंट में करना, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई, यहीं पे क्लियर हो गई। ये बन गया ना बेटा। अब बनने के बाद अब इसके आगे अगर चलें, चलो आगे चलते हैं। ये भी समझ लिया हमने, ये भी समझ लिया। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं ना, मेंडल्स के लॉ में ये सारी चीजें। अब संतति हम बता देते, संतति 9:3:3:1 बन रही थी, यानी 9:3:3:1 बन रही थी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। ये क्या है, स्वतंत्र अपूहन का नियम है। ये स्वतंत्र अपूहन का नियम है ना, याद रखना, स्वतंत्र अपूहन का नियम। चलो दिख रहा है। मेंडल्स के नियम के अनुसार जनक से लक्षण स्वतंत्र होकर संतति में नजर आते हैं। हाँ बात सही है ना, लक्षण किसी से जुड़ा नहीं है, बिल्कुल सही बात। अतः एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण पर प्रभाव नहीं डालती है। उसका एक का अगर वंशागति दूसरे पे प्रभाव नहीं डालती है, समझ आया। उदाहरण में उन्होंने बोला कि मेंडल ने जब मटर के पौधे को दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के साथ पीले और गोल बीज और हरे और झुर्रीदार बीजों के पौधों के साथ जब मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता था, प्रभाविता के नियम के अनुसार पीले गोल बीज वाली संतति प्राप्त हुई, है ना। पीले गोल बीज हमें मिल रहे थे जो कि प्रभावी था, है ना, प्रथम पीढ़ी में। और जब द्वितीय पीढ़ी, यहाँ पे हम लोग दूसरी पीढ़ी जब कर रहे थे तो क्या होती है, उसकी संतति क्या हो रही थी, 9:3:3:1 हो रही थी, है ना। इतनी बात की है, जहाँ पे 9 पीले गोल बीज, एक वहाँ पे हरा झुर्रीदार और 3 हरे गोल जनक से भिन्न थे, है ना। इसके आधार पर मेंडल ने नियम दिया, लक्षण स्वतंत्र होकर संतति में आते हैं। समझ आया, इतनी बात क्लियर है ना। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाया बना करके, वो जो हमने बनाया था डायग्राम, उसके थ्रू,
है ना, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया भी होगा। चलो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया तो दोनों लक्षणों में जीन, जो उनके जीनोटाइप्स में बताते हैं, जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रकट करते हैं। समझ आया? वो जीन्स एक दूसरे में चल जाते हैं और लक्षण भी प्रकट करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन की वंशागति को प्रभावित नहीं करता। अभी ये पॉइंट तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है? बात क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर। एक बार ये वाला डायग्राम देख लेना, वही डायग्राम है, पीला गोल बीज, पीला गोल बीज, और यहाँ पे कौन सा बीज बन रहा है, सॉरी देखो इस डायग्राम में भी वही चीज है। आर आर के साथ हम लोग लेके, है ना, गोला और पीला बीज आपकी डायग्राम में है, मतलब आप बुक अपनी खोलोगे ना, आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है। गोला पीला बीज है और झुर्रीदार हरा बीज है, ठीक। इसके साथ आर वाई और आर वाई निकल के आया जब, है ना, तो इस वे में हमने इसको करवाया। अब इसको ऐसे कर दोगे ना तो वही वाला बन जाएगा जैसा मैंने बनाया था, है ना। तो आर आर जब बन रहा है तो ये पीला गोल बीज है, ये भी 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 पीला गोल बीज बन रहा है, ये भी और ये भी और ये भी, है ना। ये सारे पीले गोल बीज बन रहे हैं। सामने समझ आ रहा है कि क्या है आपका, याद करके बताओ क्या है ये, हाँ पीले गोल बीज के लक्षण बता रहे हैं। और यहीं पे अगर ध्यान से देखो तो पीले झुर्रीदार बीज, सॉरी इससे करते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये पीले झुर्रीदार बीज बन रहे हैं, सॉरी ये नहीं, है ना, पीले झुर्रीदार बीज बन रहे हैं यहाँ पे, समझ आया। और यहाँ पे हरे और गोले बीज, हरे और गोले बीज भी बन रहे हैं, 3, है ना। और ये वाला जो एक है वो हरा झुर्रीदार बन रहा है। तो इसमें सामने से समझ आ रहा है 9 9 3 3 1, है ना, 9:3:3:1, समझ आ गया। डायग्राम क्लियर है? डायग्राम समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अब इसमें फिनोटाइप क्या होता है, किसी भी जीव की बाध्य आकार, है ना, आकार, आकृति संरचना को फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे पीला गोल है अगर, है ना, उसमें मैंने बताया था ना पीला गोल की संस्कृति अलग हो रही थी, क्या हो रही थी, आर आर वाई वाई ये वाली हो रही थी। और हरा झुर्रीदार जो लास्ट में बन रहा था, है ना, उसकी क्या हो रही थी, डबल आर डबल वाई, ये वाली ये होती ना, ये सामने से हमें दिखाई देती है कि ये पीला है और इसका बीज कैसा है, पीला है और गोल गोल है, और इसका बीज कैसा है, पीला है, सॉरी हरा है और झुर्रीदार है ना, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जीन, हमारा जो जीनोटाइप है ना, अगर हम इसी में जीनोटाइप में आ जाएं तो जीनोटाइप, अभी देखो आगे क्या है, फिनोटाइप तो हमें समझ आ गया, जीनोटाइप में आपको दिक्कत हो सकती है। किसी भी जीव की जीनी संरचना, है ना, जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। किसी भी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। सिर्फ इतनी सी बात है, याद होने को तो याद हो जाएगी। फिनोटाइप समान लक्षणों वाले जीवों का, जीनोटाइप अलग अलग होता है ना। जैसे समान लक्षण जिसके हो रहते कि वो भी पीला था, ये भी पीला था, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसमें भाई प्रभावी कौन सा हो जाता है, पीला लक्षण, है ना, पीला गोल बीज। लेकिन बाकी के भाई झुर्रीदार और हरा का क्या, है ना, उसको जब लैब में टेस्ट करोगे तो ही पता चलेगा ना कि कौन कौन से हैं, लैब में टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले जो हमें सामने से दिख रहा है वो फिनोटाइप है, और जो हमें लैब के बाद में लैब में पता चला है कि इसके अंदर झुर्रीदार और हरे रंग का भी है इसमें मिले हुए, तो फिर वो किसमें पता चलेगा, जीनोटाइप में। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। आज के लिए वीडियो इतना ही, आपसे मिलते हैं कल। हमने मेंडल्स के तीनों लॉ को पढ़ लिया, इसके आगे की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़